सबसे पहले तो आपका एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 8 लेकर आ गए, जिसमें आप सीखोगे मास एंड वेट एंड दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्री फॉल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के वीडियो हमने अपलोड कर दिए है, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वो जाके देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, मास एंड वेट। तो मास एंड वेट सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में हम सीखेंगे। अगर इसी तरह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखो, इस साइड हेडिंग लगाएंगे हम मास एंड दूसरी साइड हेडिंग लगाएंगे हम वेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो जरा। मास एंड वेट में अक्सर हम कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा। तो इस मास को हम m से डिनोटेड करेंगे और इस वेट को क्या से w से डिनोटेड करेंगे। ओके, ठीक है यहां तक। अब देखो, ये मास जो क्वांटिटी होती है, ये जो होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड्स होती है। जैसे कि अगर सपोज दैट मान लो कि एक हमारे पास एक वाटर बॉटल है और उस वाटर बॉटल में कितना पानी है, सपोज दैट मान लो 1 लीटर है, 2 लीटर है, वो अगर हम चांद पे ले जाए या और कहीं ले जाए, उस बॉटल में से पानी तो कम नहीं होने वाला है। या इसका मतलब क्या होगा कि मास हर जगह सेम रहेगा। तो देखो, मास किस क्वांटिटी पे डिपेंड्स है, ये इट इज ए डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। उसमें कितना पानी भरा है इस बॉटल में, उस चीज पे डिपेंड्स रहेगा। मगर ये जो वेट है, ये वेट जो क्वांटिटी है, ये मास पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे और ग्रेविटी पे डिपेंड्स रहती है। दो पॉइंट्स पे डिपेंड्स है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज ए डिपेंड्स अपॉन किस चीज पे, मास एंड ग्रेविटी। ओके, अब ग्रेविटी पे डिपेंड्स है, इसका मतलब ग्रेविटी तो हर जगह सेम नहीं होती है। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, मास इज या इट इज ए कांस्टेंट, हर जगह ये सेम होता है, कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, ये मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह, मगर ग्रेविटी तो हर जगह सेम नहीं होती, इसलिए वेट प्लेस टू प्लेस चेंज करने पे चेंज होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इट डज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, इट डज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। अब देखो, ये ग्रेविटी पे डिपेंड्स होता है, इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम किसी चीज को ऐसे मूव कर दे, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगी, अर्थ की सेंटर की डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, उसको नीचे गिरने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। हमने एकदम पहले वीडियो में देखा कि इस ग्रेविटी की डायरेक्शन कहां होती है, सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है और इस मास को तो किसी भी तरह की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत है उसको क्या बोलते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, और ये जो वेट है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और देखो, अब तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसके दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखो, इसका पहले SI यूनिट्स की बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ मास इज kg। ओके, इसका SI यूनिट क्या है, kg है। और इसका SI यूनिट देखते हैं हम, इसका SI यूनिट ऑफ वेट, इसका SI यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन। इसका क्या होता है SI यूनिट, न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोटेट कर देते हैं। पूछो इसका SI यूनिट N ही क्यों है, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा है कि यहाँ देखो, वेट को किस से डिनोटेट कर रहे हैं हम, W से। ओके, और ये किस क्वांटिटी पे डिपेंड्स है, मास पे, इसलिए हमने यहाँ मास लिखा। और दूसरी क्वांटिटी क्या है, G को हम ऐसे लिखेंगे। और हमने अक्सर फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
इस ए को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जी पुट कर देते हैं इसको, ए का मतलब क्या होता है? जी होता है। तो F इक्वल टू क्या हो गया? mg। अब देखो इस वाले इक्वेशन को और इस सेकंड वाले इक्वेशन की एक साइड सेम है, ओके, mg है, यहाँ mg है, तो इन दोनों के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? W इक्वल टू F इक्वल टू mg। समझ में आ गया? ओके, W इक्वल टू F इक्वल टू mg। तो F फोर्स का यूनिट क्या होता है? ये सबको बच्चों को, सारे छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसीलिए इस W का यूनिट यानी कि वेट का यूनिट भी क्या हो गया? न्यूटन हो गया। समझ में आ गया? तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्री फॉल। तो देखो दोस्तों, दूसरी हेडिंग लगाएंगे हम फ्री फॉल। तो फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल क्या होता है। तो सपोज दैट, चलिए मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपके एक हैंड में आपको एक ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करना है। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करोगे तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मैं इसको ऊपर एक उठाकर अपने हाथ से पकड़ कर रख रहा हूं, इसका मतलब मैं अपना फोर्स, कुछ ना कुछ तो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं ऊपर की डायरेक्शन में, तभी ये क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ओके, तो हम इस पॉइंट्स को लिखते हैं। देखो जरा क्या लिखेंगे हम? when we hold object in our hand, आपने क्या किया है? किसी ऑब्जेक्ट को आपने हाथ में हैंड कर होल्ड कर रखा है, पकड़ कर रखा है, तब क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट है, वो किसी ना किसी तरह का एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखो जरा, अगर मैं कहूं मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मेरा हाथ ऐसे रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? अपना हाथ हटाया, तब इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। और दूसरा, उस ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं कि किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग। समझ में आ गया? फ्रीली फॉलिंग छोटी सी कंसेप्ट है। तो देखो, फ्रीली फॉलिंग की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे हम? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओनली द इन्फ्लुएंस यानी परिणाम माने, हाँ, ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से मोशन में आ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीली फॉलिंग। ओके, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। समझ में आ गया? फ्री फॉल बस यही है। अब देखो जरा, अब इसके आगे का टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सपोज दैट, मान लो कि हमारे पास क्या है? कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, और ये इस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है? ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगा रही है जी। मगर यहाँ क्या हो गए? एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये एयर मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में पुश करना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंट एक देखा है कि अगर हमने कोई कागज का टुकड़ा और कोई ऑब्जेक्ट हैवी, मान लो कि हमने पेन ले ली और दोनों को क्या किया? एक साथ ऐसे फ्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जो पेन है, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है, वो जल्दी नीचे आ जाएगा, और जो कागज था हल्का, वो क्या करेगा? उसको ऐसे टहलते हुए नीचे आने में क्या लगेगा? थोड़ा सा समय लगेगा। इसका मतलब क्या है? ईयर उसको क्या कर रही है? आप ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है ना? तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, तो एयर मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो फ्री फॉल होता है, ये कब ट्रू होता है? सच्चा प्यार कब ट्रू होता है? जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट जब वो उसके अगल बगल कोई भी ईयर ना हो, मतलब क्या हो? वैक्यूम हो। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसको? फ्री फॉल, it is a thus
फ्री फॉल ओनली ट्रू, कब ट्रू है फ्री फॉल? ओनली ट्रू इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम हो तभी ये फ्री फॉल पॉसिबल है। इसका अगर इस हमने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को हमने ऐसे मूव कर दिया, जैसे हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इस पे ग्रेविटी तो लग रही है, मगर आजू बाजू का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स भी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटी, ये जो फ्री फॉल होता है कब वो पॉसिबल होता है, कब ट्रू होता है? इन वैक्यूम में। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इससे आगे का थोड़ा सा टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखो इस टॉपिक्स में अब देखो हम क्या देख लेते हैं कि सपोज दैट, मान लो कि अगर जो हमने ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमारे हाथ में होल्ड किया था, तो उस ऑब्जेक्ट को छोड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जब हमने छोड़ा नहीं था उस ऑब्जेक्ट को, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, है ना? तो हम तो देखो क्या लिखेंगे, व्हेन इन फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ने से पहले हाथ में ऐसे इसको ऑब्जेक्ट को क्या करके रखा है हमने? इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के रखा है, फ्री किया नहीं है, अभी छोड़ा नहीं है उसको, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u इक्वल टू 0, और वो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा रिमूव करने पे। तो इसको एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो देखो दोस्तों, हमको 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तब ये जो u एंड g की वैल्यू हम यहां पुट करने पे हमको कौन सा ये वाला इक्वेशन मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम u की वैल्यू इस पहले वाले इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, तो u की वैल्यू हमने क्या कर दी? 0 पुट कर दी, प्लस a की जगह क्या पुट करेंगे? g पुट करेंगे, और t एज इट इज रहेगा। तो यहां से रीअरेंज करने पे हमको इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल टू gt। ये आपकी किताब में दे दिया है। तो दूसरे इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 2, a की जगह g, s तो एज इट इज रहेगा। तो इसको रीअरेंज करने पे क्या मिल सकता है हमको? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ओके, 2gs। तो ये है दूसरा इक्वेशन। और उसी तरह इस तीसरे वाले इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल सकता है? देखो जरा, s इक्वल टू u की जगह 0 इंटू t प्लस 1/2 इस a की जगह g, और t का स्क्वायर 0 इंटू t 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। ओके, इन फ्री फॉल कंडीशन में हमको ऐसे 3 इक्वेशन मिलते हैं, तो ये 3 इक्वेशन आपको नोट कर लेने हैं। तो अब देखो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमको ये g की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से लेनी होती है। तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट कहां फॉल कर रहा है? फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अगर अर्थ के डायरेक्शन में, सपोज दैट मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी प्यारी अर्थ है, इस अर्थ के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा हो, तब हम जो एक्सेलरेशन की जो a की वैल्यू लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है अर्थ के टुवर्ड्स में, तब जो एक्सेलरेशन की यानी कि a की जो वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि g की वैल्यू। ओके, अगर ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर की तरफ थ्रो कर दें, थ्रो अपवर्ड्स, हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? ऊपर की डायरेक्शन में क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट को सपोज दैट मान लो कि हमने ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे फेंक दिया, तो उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? ग्रेविटी लगेगी। इसका मतलब क्या होगा? g की वैल्यू हम आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यहां हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। a का मतलब क्या होता है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो समझ में आ गया कब वैल्यू नेगेटिव लेनी है,
कम वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो में जो हमने लिखा वो आप आई होप आशा करते हैं आपने नोट्स कर लिया होगा। तो इससे पहले के टॉपिक्स आपको देखने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।